नाउ क्लॉज नंबर 8, अगर आपके इमेजेस में अगर आपको याद है तो इट वाज कैमरी, कम्युनिकेशन विद द प्रीवियस ऑडिटर। बहुत सिंपल है क्लॉज नंबर 8। क्लॉज नंबर 8 बोलता है कि सीए इन प्रैक्टिस, ठीक है, सीए इन प्रैक्टिस को जैसे ही कोई अपॉइंटमेंट मिलता है, सीए इन प्रैक्टिस गेट्स अपॉइंटमेंट, जैसे ही उसको कोई अपॉइंटमेंट मिलता है, एज सुन एज ही गेट्स अपॉइंटमेंट, स्टेप नंबर 1 है वहां पे, जैसे ही कोई अपॉइंटमेंट मिलता है he should communicate with the previous auditor, माननीय महोदय आपका असाइनमेंट अब मुझे ऑफर किया गया है, आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। he should give communication, तो उसका रिप्लाई आएगा, उसका रिप्लाई पढ़ने के बाद उसने एक्सेप्टेंस भेजना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही अपॉइंटमेंट के बारे में, अपॉइंटमेंट का ऑफर आपको आता है तो आप इमीडिएटली आपने पहले वाले बंदे से पूछना चाहिए, फिर वो आपको रिप्लाई करेगा, फिर आपने एक्सेप्टेंस भेजना चाहिए। तो हमने इसको 4 स्टेप्स में बांटा हुआ है, ठीक है। अब ये जो 4 स्टेप्स है आपको कहां लगानी है? आर यू सपोज टू अप्लाई इन, क्या आप इसको इंटरनल ऑडिट में लगाओगे, क्या जीएसटी ऑडिट में लगाओगे, क्या वैट ऑडिट में लगाओगे, टैक्स ऑडिट में लगाओगे? विल यू अप्लाई इन द अकाउंटेंसी असाइनमेंट्स, फाइनेंस असाइनमेंट्स, टैक्स असाइनमेंट्स, एडवाइजरी असाइनमेंट्स, रिप्रेजेंटेशन असाइनमेंट्स? कहां लगाएंगे ये 4 स्टेप्स को? ऑल द ऑडिट्स, all audits, company audit, cooperative audit, trust audit, tax audit, internal audit, all सभी audits, जितने भी audits है सब में लगाएंगे इसको, सारे के सारे audits में आपको इसको लगाना है। कोई एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन नंबर 1, if the position held by a non chartered accountant, जैसे इंटरनल ऑडिट अगर कोई दूसरा कोई CWA कर रहा था तो बोले बस अपने बिरादरी वालों का ख्याल रखना है, अपने बिरादरी वालों का ख्याल रखना है कि अगर CWA कोई कर रहा है, ठीक है, तो आपको नॉन सीए तो फिर उसको आपको करने की जरूरत नहीं। स्पेशल ऑडिट्स अगर है, स्पेशल ऑडिट्स, तो स्पेशल ऑडिट में जनरली पहले कोई नहीं होता, वहां पर भी आपको कम्युनिकेशन नहीं करना। और अदर देन अश्योरेंस, अदर देन ऑडिट्स, सर्टिफिकेशन वर्क है, कंसल्टेंसी वर्क है, बुक कीपिंग काम है, वो भी नहीं चलेगा, उसको भी नहीं। तो इट इज एप्लीकेबल टू ऑल दी ऑडिट्स। ये 4 स्टेप्स आपको लगाने हैं सभी तरह के ऑडिट्स को, करेक्ट। और एक्सेप्शन में आपके आते हैं, नॉन सीए ने अगर ऑडिट किया होगा तो उसको छोड़ दीजिए, स्पेशल ऑडिट छोड़ दीजिए और बाकी असाइनमेंट जाने दीजिए, ठीक है। इज पॉइंट क्लियर? क्या है ये 4 स्टेप? स्टेप नंबर 1, जैसे आपको पता चला कि कोई आपको अपॉइंट करना चाहता है, इफ यू कम टू नो दैट समवन वांट्स टू अपॉइंट यू, ठीक है, आपको अपॉइंटमेंट का इंटीमेशन आता है, आपने उस सामने से पूछना चाहिए, क्या आपने खुद, क्लाइंट तूने खुद अपने पुराने ऑडिटर को यह बात बताई क्या? अगर नहीं बताई होगी तो बता दे, अनप्रोफेशनल लगता है, उसके पीठ पीछे ये सब काम हो रहा है, अनप्रोफेशनल लगता है, यू प्लीज गो एंड इन्फॉर्म। अगर वो रेजिस्ट करता है, मतलब दाल में कुछ काला है, वो नहीं बताना चाहता, तो हो सकता है हम लोग इसको एक्सेप्ट ना करें, कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, हो सकता है दाल में कुछ अगर काला लग रहा है तो हम लोग इसको हम इसको एक्सेप्ट ना करें, बट देयर इज नो लीगल रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हम लोगों ने सिंपल उसको रिक्वेस्ट किया, प्लीज इन्फॉर्म कर दे, कर दिया तो बहुत अच्छा, नहीं किया तो आपके ऊपर है क्या करना आगे, ठीक है। फिर अब स्टेप नंबर 2, वी आर सपोज टू कम्युनिकेट, हमको कम्युनिकेट करना है। वी आर सपोज टू कम्युनिकेट टू हुम? प्रीवियस ऑडिटर, हमको प्रीवियस ऑडिटर को कम्युनिकेट करना है, ठीक है। ये कम्युनिकेट हम कब कर रहे हैं? हमारा एक्सेप्टेंस भेजने के पहले, एक्सेप्टेंस के बाद नहीं, एक्सेप्टेंस के पहले होना चाहिए। इट शुड बी बिफोर एक्सेप्टेंस। कैसे होना चाहिए? राइटिंग में, इट शुड बी इन राइटिंग, राइटिंग में होना चाहिए, ओरल कम्युनिकेशन नहीं, राइटिंग में कम्युनिकेशन होना चाहिए एक्सेप्टेंस के पहले। ऐसा नहीं यहां पे एक्सेप्टेंस भेजा और अगले पल यहां पे हम लोगों ने, ऐसा नहीं चलेगा, आपको पहले इसको भेजना है, ठीक है, पहले भेजना है। इनफैक्ट भेजने के बाद कुछ दिन वेट करना है आपको, उसके बाद आपको एक्सेप्टेंस के बारे में सोचना है। कैसे आप इसको भेजेंगे? आरपीएडी, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, या फिर बाय हैंड, बस 2 अलाउड है। ईमेल नहीं चलेगा, व्हाट्सएप नहीं चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम नहीं चलेंगे, फैक्स भी नहीं चलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग मतलब साधा पोस्ट वो भी नहीं चलेगा, स्पीड पोस्ट भी नहीं चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ आरपीएडी या फिर बाय हैंड डिलीवरी होना चाहिए जिसके ऊपर आपने एक्नॉलेजमेंट है आपका।
करेक्ट, कम्युनिकेशन करना मस्ट है। अगर पिछले साल टैक्स ऑडिट नहीं हुआ तो सपोज हमको पता चला कि 2-3 साल पहले टैक्स ऑडिट हुआ, तो 2-3 साल पहले जो बंदा होगा उससे करो आप कम्युनिकेट। यस, उसको ढूंढ के लाओ, उससे कम्युनिकेट करो, मस्ट है, करेक्ट। और अगर सामने पहले वाला बंदा रहा ही नहीं तो फिर किससे कम्युनिकेट करोगे? लीगल हायर से? नो, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इफ दिस डाइड तो बराबर लीगल हायर को क्या पता उस सब चीजों के बारे में? डोंट वी देन वी, अगर आपके पास डेथ सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है ही हैज डाइड, तो नो नीड टू कम्युनिकेट, कुछ आपको कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ क्लैरिफाइड नहीं, बट तो आई डोंट थिंक इवन दैट इन दैट केस, मतलब अगर फर्म होंगी तो अलग बात है। इफ इट इज अ फर्म, फर्म अगर है तो फर्म तो फिर डेफिनेटली हम करेंगे, फर्म में जो भी है। इंडिविजुअल सी है तो फिर हमको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट है, देखो बहुत आसान है। क्विकली, क्लॉज नंबर 8 में कितने स्टेप्स है? 4 स्टेप्स है। कहां लगेंगे? ऑल दी ऑडिट्स, कुछ एग्जेम्पशंस, कुछ एक्सेप्शंस है। नॉन सीए की अगर पोस्ट, नॉन सीए अगर है दूसरा बंदा तो छोड़ दो, स्पेशल ऑडिट्स छोड़ दो और बाकी असाइनमेंट छोड़ दो। स्टेप नंबर 1 में क्या बोला हम लोगों ने कि जैसे अपॉइंटमेंट करेगा वैसे हम पूछेंगे कि भैया तूने इन्फॉर्म किया क्या? नहीं किया तो प्लीज कर दे, ठीक है। नहीं करता है तो हमारे हाथ में आए क्या करना। उसके बाद कम्युनिकेशन करेंगे, किसमें करेंगे? राइटिंग में करेंगे। कब करेंगे? एक्सेप्टेंस के पहले करेंगे। किसमें करेंगे? आरपीआईडी या बाय हैंड डिलीवरी से करेंगे। सामने वाला बंदा नहीं है तो, ऑडिट नहीं हुआ पिछले साल तो उसके पहले जो था वो, और अगर डेथ हो गई तो छोड़ दो। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट, अब कंपनी ऑडिट जो सबसे फेमस ऑडिट है वहां पे एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। पहले अपॉइंटमेंट के बाद वो एक्सेप्टेंस भेजता था, कंपनी अपॉइंट करती थी, वो क्या भेजता था? एक्सेप्टेंस। अब थोड़ी ऐसा होता, अब पहले उससे कंसेंट लेते और उसको अपॉइंट करते। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्टेंस हैज गॉन फ्रॉम कंपनी ऑडिट, बट दे आर स्टिल लाइक दिस। तो मेरा इंटरप्रिटेशन है कि अब आपने ये चीज कंसेंट लेटर भेजने के पहले करनी चाहिए। इससे पहले, समझ रहे हैं आप, कंपनी ऑडिट में पहले अपॉइंटमेंट, पोस्ट अपॉइंटमेंट एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट था, अब क्या है? प्री अपॉइंटमेंट कंसेंट का कॉन्सेप्ट है। मतलब आपने अब ये कम्युनिकेशन करना चाहिए कंसेंट लेटर भेजने से पहले। ना इंस्टीट्यूट ने कुछ क्लैरिफाई किया है, ना ऑथर्स ने कुछ क्लैरिफाई किया, अपन ने भी ज्यादा माथापच्ची नहीं करना, इतना मान के चलने का। स्टेप नंबर 3, अपॉइंटमेंट आ गया, लेटर आपका सब हो गया। स्टेप नंबर 2 कम्युनिकेशन हो गया। स्टेप नंबर 3, ठीक है, सामने वाले की जिम्मेदारी है कि वो रिप्लाई दे आपको। अगर रिप्लाई नहीं करता विद इन रीजनेबल इंटरवल ऑफ टाइम तो आप आगे जाके एक्सेप्टेंस लेटर दे सकते हो। उसको रिप्लाई करना चाहिए, नहीं करता है कोई बात नहीं, हम हमारा एक्सेप्टेंस भेज देंगे। नाउ यहां पे इंटरेस्टिंग, अगर उसका रिप्लाई आता है तो कब हम लोग एक्सेप्टेंस रोक देंगे? अगर उसने लिखा है माई फीस इज अनपेड, इसीलिए तो ये पूरा तामझाम है। यार मेरे बिरादरी का बंदा, इसकी फीस पे नहीं की, आज इसकी पे नहीं की, कल मेरी नहीं पे करेगा, बराबर। अगर ऐसा है, डोंट एक्सेप्ट। अगर उसके रिप्लाई में आता है फीस इज अनपेड, डोंट एक्सेप्ट, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। एक मिनट यार, इसमें एक्सेप्शन है, ठीक है। सिक यूनिट में अगर फीस पे नहीं की है तो चलता है, एक्सेप्ट कर लो। सिक यूनिट्स मतलब लाइबिलिटीज मोर देन एसेट्स, वहां पे लिख सकते हैं आप लाइबिलिटीज मोर देन एसेट्स, दैट्स इट। लाइबिलिटीज आपकी ज्यादा है, एसेट्स आपके कम है, तो उसको हम सिक मान लेते हैं, ठीक है। या फिर वो बोलता है अंडर कटिंग ऑफ फीस है, क्या है? अंडर कटिंग ऑफ फीस। वो बोलता है अरे मैं ये काम 1 लाख रुपए में करता था, तेरे को वो कितना ऑफर कर रहा है? 60,000। अंडर कटिंग है सेम काम के लिए, डोंट एक्सेप्ट। ये अपने पूरे प्रोफेशन को लॉस है, डोंट एक्सेप्ट सच असाइनमेंट। फीस पे नहीं किए, डोंट एक्सेप्ट। अंडर कटिंग है, डोंट एक्सेप्ट। अगर पूरी कम्युनिटी अगर यूनाइटेड रहेगी तो हम किसी के पैसे नहीं डूबेंगे और किसी के साथ में गलत नहीं होगा। और होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, अगर किसी ने एक्सेप्ट कर लिया इमीडिएट कंप्लेंट जाती है। एक तो उसके पैसे खून जल जाता है उसका पूरा, कि एक तो पैसे नहीं मिल रहे, ऊपर से मेरा ही बिराद सीए सपोर्ट नहीं कर रहा मेरे को, सीधा कंप्लेंट और एक्शन होता है फिर उसके बाद।
अगर सामने वाला बोलता है अरे मैं क्वालिफाइड रिपोर्ट दे रहा था, मैं एडवर्स रिपोर्ट दे रहा था, ठीक है, ऐसे केस में मुझे देखना पड़ेगा क्या मैटर था। अगर सीए सही है तो डोंट एक्सेप्ट, कंपनी सही है तो एक्सेप्ट। और इसकी भी सबसे पहले हमारा है, वो अगर लिख के भेजता है अरे रिमूवल और अपॉइंटमेंट के सेक्शंस बराबर फॉलो नहीं हुए, डोंट एक्सेप्ट। अगर उसके रिप्लाई में सबसे बड़ा लॉ होता है, इसलिए पहला पॉइंट मैंने वो लिखा है, वो बोलता है अरे सबसे इंपॉर्टेंट लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, डोंट एक्सेप्ट। फीस नहीं मिली, डोंट एक्सेप्ट। अंडर कटिंग है, डोंट एक्सेप्ट। क्वालिफाइड ओपिनियंस है और सीए सही है, डोंट एक्सेप्ट। 4 रीजन हो सकते हैं एक्सेप्ट ना करने के। स्टेप नंबर 4, एक्सेप्टेंस लेटर भेजिए। एनालाइज करने के बाद इसमें एक छोटी सी बात है, कभी कभी टाइट टाइम शेड्यूल होता है, बंदे ने अपॉइंट किया और मुझे रिपोर्ट देनी है 4-5 दिन में। अगर 4-5 दिन में रिपोर्ट देनी है, 4-5 दिन में अगर मुझे रिपोर्ट देनी है, ठीक है, कैसे होगा? हाउ विल दिस हैपन? 4-5 दिन में इनको रिपोर्ट देनी है हमको, ठीक है, मैं अगर मेरे को तो लेटर देके 4-5 दिन रुकना पड़ेगा, तो कंडीशनल एक्सेप्टेंस भेजो, दैट माई एक्सेप्टेंस इज सब्जेक्ट टू रिप्लाई विच यू गिव। तेरे रिप्लाई में कुछ भी निगेटिव आया तो मैं छोड़ दूंगा। मैं क्लाइंट को बोलूंगा कि माई एक्सेप्टेंस इज कंडीशनल एज टू रिप्लाई आई गेट फ्रॉम द प्रीवियस ऑडिटर। समझे आपको? क्विकली, क्लॉज नंबर 8 में कितने स्टेप्स है साहब? 4। अपॉइंटमेंट के बाद क्या करना, फिर उसके बाद में कम्युनिकेशन कैसे करना, उसका रिप्लाई में कब एक्सेप्ट नहीं करना, और खुद ने एक्सेप्टेंस लेटर देना, उसमें कंडीशनल एक्सेप्टेंस है, ठीक है। बहुत सिंपल से केस है, आप देख सकते हैं बाद में। क्लॉज नंबर 9, क्लॉज नंबर 9, अपॉइंटमेंट के पहले देख लेना चाहिए कि क्या पुराने ऑडिटर का रिमूवल बराबर हुआ था ना अंडर सेक्शन 140, और नए बंदे का अपॉइंटमेंट सही है ना अंडर सेक्शन 139। पुराने का रिमूवल और नए का अपॉइंटमेंट बराबर है ना, ये हमको देखना चाहिए, ठीक है। दोनों में फर्क क्या है? क्लॉज 8 इज एप्लीकेबल टू ऑल द टाइप्स ऑफ ऑडिट, क्लॉज 8 is applicable to all the types of audit, clause 9 is applicable only to company audit। क्लॉज 8 में वेराइटी ऑफ रीजन हो सकते हैं नॉन एक्सेप्टेंस के, क्लॉज 9 में सिर्फ एक ही रीजन है, नॉन कंप्लायंस ऑफ 140 और 139, ठीक है। कंपनीज एक्ट, यस ऑफ कोर्स, कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट के रिमूवल और अपॉइंटमेंट के नहीं हुए तो ये बात समझिए सब। बहुत ही सिंपल केसेस है अपॉइंटमेंट्स के। नाउ 10, क्लॉज नंबर 10, ठीक है। सीए इन प्रैक्टिस ने ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वो कोई असाइनमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, फीस शुड नॉट बी कॉन्टिंजेंट, फीस शुड नॉट बी ऑन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। क्लाइंट को जितना, क्लाइंट की बुक्स में जितना प्रॉफिट दिख रहा है, उसको जितना प्रॉफिट दिख रहा है, उसको जितना बेनिफिट मिलेगा, उसका परसेंटेज नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी कंटिंजेंट अपॉन फाइंडिंग्स और रिजल्ट ऑफ द वर्क। मतलब मैं क्वालिफाई कर रहा हूं, मॉडिफाई कर रहा हूं, या फिर कितना ब्रांड वैल्यूएशन आ रहा है, कितना वैल्यूएशंस है, उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका पैसा कॉन्टिंजेंट नहीं होना चाहिए, तो उसका पैसा परसेंटेज पे नहीं होना चाहिए, कॉन्टिंजेंट ऑफ आउटकम नहीं होना चाहिए, या आउटकम ऑफ रिजल्ट नहीं होना चाहिए, अनसर्टन नहीं होना चाहिए हमारा पैसा, करेक्ट। क्योंकि अगर अनसर्टन होगा, अगर ये अनसर्टनिटी बनी रहेगी, तो हम सच क्या है, सही प्रॉफिट क्या है, सही वैल्यूएशन क्या है, सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वालिफाइड है कि नहीं है, उस पर ध्यान नहीं देंगे। मेरा पैसा कहां बनता है उस पर ध्यान देंगे, कोई भी। बराबर? आवर प्रोफेसर यूज्ड टू से, वी आर गुड ओनली बिकॉज वी नेवर गॉट द अपॉर्चुनिटी टू डू बैड। Correct? Human behavior by default is bad. We have to take efforts to keep it right. Correct? तो किसी को भी मौका मिलेगा, और सीए लोगों को मौका मिलेगा, बोले सच्चाई बाजू में गई, प्रॉफिट्स बाजू में गए, वैल्यूएशन जो जहां पैसे ज्यादा मिलेंगे वो मैं करूंगा, इसलिए उसको बैन कर दिया। आपके फीस परसेंटेज बेसिस पे नहीं होनी चाहिए, ऑडिट के आउटकम पे, ऑडिट के फाइंडिंग्स पे नहीं होनी चाहिए, आउटकम पे नहीं होनी चाहिए। अब इसका एक्सेप्शन, इसका एक्सेप्शन है रेगुलेशन 192। रेगुलेशन 192 में इसका एक्सेप्शन दिया हुआ है, ठीक है।
लेट्स सी। ओके, वेरी गुड, ध्यान देंगे। मैडम ने बोला कि बैंक्स में एडवांसेस के बेसिस पे फीस तय होती है, करेक्ट? ओके, नाउ दैट इज कॉल्ड मेथड टू डिटरमाइन ऑडिट फीस, क्राइटेरिया ऑफ डिसाइडिंग ऑडिट फीस, कि भाई इतने एडवांसेस है तो इतनी फीस होगी। फीस कॉन्टिंजेंट नहीं होती, दैट इज अ मेथड टू डिसाइड अ फीस। लेकिन एक बार फीस तय हो जाती है तो इट इज नॉट कॉन्टिंजेंट, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, तो दैट इज अलाउड। हैविंग अ मेथड टू कंप्यूट फीस इज एब्सोल्युटली फाइन, प्रोवाइडेड, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट फीस इज नॉट कॉन्टिंजेंट, इट इज नॉट बेस्ड ऑन परसेंटेज, इट इज नॉट डिपेंड ऑन आउटकम। बात समझिए आपको, इस पॉइंट क्लियर? ओके। ऑडिट के टाइम पे अगर वो एडवांस का फिगर चेंज हो जाता है, ठीक है, जनरली वो एक रेंज होता है, ये रेंज से ये रेंज में, अगर ये रेंज से ये रेंज में होगा तो इतनी आपकी ऑडिट फीस होगी, करेक्ट? और जो प्री ऑडिट फिगर्स होते हैं उसके बेसिस पे जनरली फीस तय हो जाती है, करेक्ट? या तो लास्ट ईयर जो प्री ऑडिट फिगर्स है उसके बेसिस पे चीजें तय हो जाती है। और वो एडवांसेस है, एडवांसेस चेंज नहीं होते, प्रोविजन फॉर एनपीए चेंज होता है, करेक्ट? तो उससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है? So it is absolutely fine to have a method, but there should not be uncertainty in it. Uncertainty होनी नहीं चाहिए। अब रेगुलेशन 192 है, रेगुलेशन 192 है जिसके अंदर एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, कहां पे परसेंटेज बेसिस अलाउड है, ठीक है? तो देखो एक छोटी सी कहानी है। अक्षय कुमार साहब है हमारे, अक्षय कुमार साहब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाते हैं, ठीक है, और चार्टर्ड अकाउंट को बुलाकर उससे मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज लेते हैं। क्या लेते हैं? मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज। अक्षय कुमार साहब बोलते हैं कि मैं कुछ करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर द फार्मर्स, फॉर द पीपल, फॉर द सोसाइटी। तो वो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस लेते हैं। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस लेने के बाद, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस लेने के बाद वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, ठीक है? He registers a cooperative society, correct? कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के बाद में ही रेजेस मनी, वो पैसा रेज करते हैं, ठीक है? फाइनेंशियल सर्विसेज लेते हैं। तो वो सीए से क्या क्या सर्विसेज ले रहे हैं? पहले क्या लिया? मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज। वो लेने के बाद में उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर की। कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर करने के बाद में ही रेजेस फाइनेंस, पैसा रेज किया कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, ठीक है? अब प्रोडक्शन स्टार्ट किया। प्रोडक्शन स्टार्ट करने के बाद में वापस सर्विसेज ली फॉर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत जबरदस्त प्रोडक्शन किया और बहुत सारा सेल किया। फिर पैसे की रिकवरी के लिए, डेट रिकवरी के लिए, जो भी, ठीक है, डेट रिकवरी के लिए उन्होंने डेट रिकवरी सर्विसेज ली, ठीक है? ये सब किया, लेकिन फाइनली लॉसेस में आ गए वापस, ठीक है? उन्होंने अपने ऐसा होने के बाद में ही गॉट्स हिज एसेट्स वैल्यूड अंडर डायरेक्ट टैक्स लॉज, उसको वैल्यू करवाया, वैल्यूएशन अंडर टैक्सेस, कि भाई बंद करवाने वाला हूं मैं, पहले वैल्यू कर लेता हूं फिर बेचूंगा इसको। और फाइनली लिक्विडेटर को अपॉइंट करके बिजनेस को बंद कर दिया। तो शुरू भी किया और बंद भी कर दिया। इसके अलावा वो और भी सर्विसेज देने को तैयार है जो काउंसिल प्रिस्क्राइब करेगा। तो बहुत आसान है। अक्षय कुमार साहब क्या लिया उन्होंने? मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज ली। सर्विसेज लेके क्या शुरू किया? कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू की। कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू करने, रजिस्टर करने के बाद क्या किया उन्होंने? ही रेज्ड फाइनेंस, पैसा उन्होंने रेज किया। रेज करने के बाद क्या किया? प्रोडक्शन, ठीक है? प्रोडक्शन के लिए उन्होंने क्या किया? कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के बाद में माल बिका, पैसे की रिकवरी के लिए डेट रिकवरी सर्विसेज ली, बराबर? डेट रिकवरी सर्विसेज के बाद में फिर भी वो पैसे वसूल नहीं कर पाए, लॉसेस में आ गए। बिजनेस बंद करने से पहले क्या किया? वैल्यूएशन अंडर टैक्स लॉज। वैल्यूएशन के बाद में लिक्विडेटर को अपॉइंट किया। लिक्विडेटर अपॉइंट करके, ठीक है, रियलाइजेशन हो गया। और फिर आखिरी में
और भी सर्विसेज देने को तैयार है। 8 चीजें हैं, ये उसके डिटेल्स है, वही सीक्वेंस में डिटेल्स है। यहां पे परसेंटेज बेसिस अलाउड है, ठीक है। पीएम में एक क्वेश्चन है जो गलत है, फंड रेजिंग सर्विसेज, क्या फंड रेजिंग सर्विसेज पे परसेंटेज बेसिस अलाउड है? यस, आ गया अमेंडमेंट है। ऐसे ही अमेंडमेंट 2012 का है, 2012 से ये चीज है, ठीक है। लेकिन इंस्टीट्यूट ने इसको लाया 2017 में, उनको याद आया अचानक, दे रियलाइज दे मिस्ड इट, बराबर। मेरे को भी 2012 था, बट आई ऑल्सो स्टार्टेड टीचिंग इन 2015 ओनली, मेरे को भी पता चला, लेकिन उसके और 2 साल बाद इंस्टीट्यूट को पता चला कि ये भूल गए थे। एनीवेज, कैन सीए इन प्रैक्टिस चार्ज फीस ऑन परसेंटेज बेसिस इन केस ऑफ रिकवरी इन बैंकिंग सेक्टर? आंसर इज यस, बिल्कुल। एक तो अलाउड है रिकवरी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में रिकवरी का काम करना, रिकवरी कंसल्टेंट बनना, रिकवरी काम करना नहीं, कंसल्टेंट बनना बिल्कुल अलाउड है। और परसेंटेज बेसिस इज ऑफ कोर्स बिल्कुल डेफिनेटली इट इज अलाउड। ये जो पहला क्वेश्चन ही है ये पीएम में है, पहला क्वेश्चन ही पीएम में है, और उन्होंने उसको नहीं बोला है जबकि अलाउड है, ठीक है। गुडविल वैल्यूएशन हो रहा है, क्या परसेंटेज बेसिस अलाउड है? नो। अगर गुडविल वैल्यूएशन अंडर टैक्स लॉस होता तो अलाउ होता? यस, ध्यान रखना, टैक्स लॉस के अंदर है तो इट विल बी अलाउड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा केस है। एक बंदे ने बोला कि मैं तुम्हारा टैक्स बचा के दूंगा, अब मैं इतनी जबरदस्त एडवाइजरी दूंगा, टैक्स बचा के दूंगा, लेकिन मुझे पता है कि इससे कितना टैक्स बचने वाला है, तो उसका 1% मेरे को रेवेन्यू चाहिए। टैक्स रिफंड का परसेंटेज क्या हो जाएगा? कॉन्टिंजेंसी। लेकिन उसने और एक लाइन लिखी फिर वहां पे, मेरे को इतना पैसा चाहिए ही चाहिए, इतना तुमको फाइनल डिडक्शन मिले कि नहीं, असेसिंग ऑफिसर, ठीक है, तो असेसिंग ऑफिसर तुमको ये अलाउ करे या ना करे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अगर आप बोलोगे 1% ऑफ टैक्स रिफंड तो क्या लगेगा? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट से। लेकिन उसने एक लाइन अटैच कर दी कि असेसिंग ऑफिसर इसको अलाउ करे या ना करे, मुझे इतने पैसे चाहिए, करेक्ट। तो ये कॉन्टिंजेंसी नहीं है, ऐसा डिसाइड किया गया, 2005 का केस है। ओके, कम टू क्लॉज नंबर 11, ध्यान देंगे। कैन वी गो फॉर डिफरेंट बिजनेस और ऑक्यूपेशन? देखिए, सीए इन प्रैक्टिस क्या क्या कर सकता है। सीए इन प्रैक्टिस अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्स, कॉस्टिंग, फाइनेंस, ये मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, वो अपने डीम टू बी इन प्रैक्टिस में देखा था, वही बात है, ये हम काम कर सकते हैं। लिक्विडेशन, पैसों वाला काम कर सकते हैं। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज में जो भी थे वो काम कर सकते हैं। ये जो पहली 3 चीजें हैं ना, ये हम पढ़ के आए ऑलरेडी, मेंबर्स डीम टू बी इन प्रैक्टिस, अकाउंट्स, कॉस्टिंग, अकाउंट्स, ऑडिट, टैक्स, कॉस्टिंग, फाइनेंस, लिक्विडेशन, रिसीवर वाले काम और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी वाले काम, ये काम हम कर सकते हैं। सीए इन प्रैक्टिस ये 3 काम कर सकता है। कुछ चीजें वो, इसके अलावा कुछ चीजें वो जनरल परमिशन में कर सकता है। किसमें? जनरल परमिशन में। और कुछ चीजें वो कर सकता है स्पेसिफिक परमिशन में, अभी हम देखेंगे। जनरल परमिशन मतलब आपको इंस्टीट्यूट से प्रायर अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। स्पेसिफिक परमिशन मतलब प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है, लिखा है वहां पे, नो अप्रूवल रिक्वायर्ड। अच्छा, हम पार्ट टाइम डायरेक्टर बन सकते हैं। इन सब के अलावा हम क्या बन सकते हैं? पार्ट टाइम डायरेक्टर, वी कैन बिकम पार्ट टाइम डायरेक्टर, ठीक है, प्रोवाइडेड वो खुद या उनका पार्टनर कंपनी में ऑडिटर नहीं होना चाहिए, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। वाह बेटा, तू ऑडिटर भी है और तू डायरेक्टर भी है, तू डायरेक्टर बन के गलत काम करेगा और ऑडिटर बन के तू या तेरा पार्टनर तेरे को बचाएगा, तो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो एज पर क्लास 11 वी कैन डू ऑल द सीए रिलेटेड वर्क, फर्स्ट 3 पॉइंट्स, वी कैन डू वर्क एज पर जनरल परमिशन, वी कैन डू वर्क एज पर स्पेसिफिक परमिशन, एंड वी कैन बिकम डायरेक्टर्स, वी कैन बिकम ओनली पार्ट टाइम डायरेक्टर्स। हम पार्ट टाइम डायरेक्टर बन सकते हैं यहाँ पे, उसमें भी शर्त है, हम या हमारे पार्टनर ने वहां पे ऑडिटर होना नहीं चाहिए, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अब जनरल परमिशन है, तो उसका भी एक निमोनिक जरूरी है, नहीं तो बच्चे बोलते हैं एक बार पढ़ेंगे फिर सोचेंगे, तो वहां पे बहुत ही सर्व कैमल इन पेन, बराबर, सर्व कैमल इन पेन, करेक्ट। तो सर्व करने के लिए आपको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रायर अप्रूवल नहीं।
एस स्टैंड फॉर सर्वेयर, आप इंश्योरेंस कंपनी में सर्वेयर और लॉस असेसर बन सकते हो। इंश्योरेंस एक्ट के अंदर सर्वेयर, ठीक है, सर्वेयर लॉस असेसर आप बन सकते हो। बहुत पैसे वाला काम है, कम सीए करना चाहिए लोगों ने, ठीक है। ई स्टैंड फॉर आप बिना किसी परमिशन के जॉब करने के लिए आ सकते हो अंडर अनदर सीए फर्म, सीए और सीए फर्म, प्रैक्टिसिंग सीए फर्म के अंडर जॉब के लिए जा सकते हो। आर स्टैंड फॉर रिकवरी कंसल्टेंट आप बन सकते हो बैंकिंग सेक्टर में, ये तो हम एमसीएस में भी पढ़ के आए, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज में भी। वी स्टैंड फॉर आप पेपर वैल्यूअर, पेपर को वैल्यू कर सकते हो, यू कैन बिकम पेपर वैल्यूअर, सेटर बन सकते हो। एनी एग्जाम, साइंस की एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ई स्टैंड फॉर एडिटरशिप, ठीक है, एडिटरशिप, आप एडिटरशिप प्रोफेशनल जर्नल, ठीक है, आप अकाउंट्स, टैक्स, कॉस्टिंग, फाइनेंस के कोई जर्नल है उसके एडिटर बन सकते हो बिना किसी परमिशन के, ठीक है। कैमल सी स्टैंड फॉर क्लास अटेंड कर सकते हो कोई भी, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कुछ देना चाहते हो, उसके क्लास अटेंड करना चाहते हो, बिंदास क्लास अटेंड करो। इसका मतलब सीएस की ट्रेनिंग भी कर सकते हो, तो सीए इन प्रैक्टिस कैन डू ट्रेनिंग ऑफ द सीएस ऑल्सो। रेयरली पीपल विल डू इट, मतलब सीए बनने के बाद आप आर्टिकलशिप कर रहे हो सीएस की, रेयरली पीपल डू इट, करते हैं लेकिन कुछ जिनको उस एरिया में आगे जाना है। ए स्टैंड फॉर आप ऑथरशिप कर सकते हो, बुक्स लिख सकते हैं आप। एम स्टैंड फॉर एमपी एमएलए बन सकते हैं आप, ठीक है। ई स्टैंड फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ऑनररी ऑफिस जहां पे आपको सैलरी नहीं मिलती, सिर्फ खर्चे रिकवर होते हैं, ऑनररी ऑफिस आप ले सकते हो, ठीक है। एल स्टैंड फॉर लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी में यू कैन होल्ड लाइसेंस ओनली फॉर गेटिंग रिन्यूअल कमीशन। नई पॉलिसीज आप बेच नहीं सकते, पुरानी जो पॉलिसीज बेची है उसका कमीशन आपको मिल सकता है, ठीक है। सब कैबिन पेन। पी स्टैंड फॉर प्राइवेट ट्यूटरशिप, आप 2-3 बच्चों को आपने जमा किया, आप उनको घर पे बुला के आप उनको पढ़ाइए, ऑफिस में उनको पढ़ा दीजिए, एब्सोल्युटली फाइन, नो परमिशन रिक्वायर्ड। पार्ट टाइम ट्यूटरशिप अंडर इंस्टीट्यूट, मतलब आईसीआई के आप आईसीआई में आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और वहां पे जो क्लासेस चल रही है, आईटीटी चल रहा है, उसमें आप पढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप एग्रीकल्चर लैंड ओन करते हो, आपकी फैमिली के पास है, तो आप उस पर खेती कर सकते हो, कोई परमिशन। भारत एक कृषि प्रधान देश है, बराबर। इस इलेक्शन में सबसे बड़ा इशू रहने वाला है फार्मर्स एंड देयर लोन, तो कोई बोले बिंदा अमेंडमेंट करके लाया उन्होंने, पहले नहीं था, ठीक है। फिर इन पेन आई स्टैंड फॉर इंश्योरेंस ब्रोकरेज। इंश्योरेंस एजेंसी अलग है, इंश्योरेंस एजेंसी मतलब इंडिविजुअल को पॉलिसी बेचना, ब्रोकरेज मतलब बड़े बड़े कंपनी को जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज देना, 4-5 लोगों से कंसल्ट करके बेस्ट पॉलिसी दिलाना, इट इज अ डिफरेंट थिंग। वो ब्रोकरेज अलाउड है और ये कॉर्पोरेट फॉर्म में होता है, कंपनी बनाकर करना पड़ता है इसको, ठीक है। एन स्टैंड फॉर नोटरी, आप नोटरी बन सकते हो, नोटरी के सामने अग्रीमेंट साइन होते हैं, कभी अग्रीमेंट साइन होते हैं नोटरी के सामने, जस्टिस पीस, फैमिली के झगड़ों में आप जस्टिस पीस बन सकते हो, मैजिस्ट्रेट बन सकते हो, ये मतलब जो लोअर कोर्ट्स होते हैं उसमें मैजिस्ट्रेट्स होते हैं। क्विकली, एस स्टैंड फॉर सब कमेंट पे, एस स्टैंड फॉर सर्वेयर बन सकते हो, ई स्टैंड फॉर एम्प्लॉयमेंट में जा सकते हो, आर स्टैंड फॉर रिकवरी कंसर्न बैंकिंग सेक्टर, वी स्टैंड फॉर वैल्यूअर बन सकते हो, ठीक है। ई स्टैंड फॉर एडिटर बन सकते हो प्रोफेशनल जनरल के। कैमल, सी स्टैंड फॉर क्लास अटेंड कर सकते हो, ए स्टैंड फॉर ऑथर बन सकते हो, एम स्टैंड फॉर एमपी एमएलए, ई स्टैंड फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ऑनररी ऑफिस, एल स्टैंड फॉर लाइसेंस, अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ओनली टू गेट रिन्यूअल कमीशन, पी स्टैंड फॉर प्राइवेट ट्यूटरशिप कर सकते हो, पी अगेन स्टैंड फॉर पार्ट टाइम ट्यूटरशिप अंडर सीए इंस्टीट्यूट, ठीक है। ए स्टैंड फॉर आपका एग्रीकल्चर का एक्टिविटी, प्रोवाइडेड यू ओन द लैंड, you or your family own the land. Then I stand for insurance brokerage, N stand for notary public justice peace, या फिर स्पेशल मैजिस्ट्रेट आप बन सकते हो। बात समझिए साहब, ये जनरल परमिशंस है, दीज आर जनरल परमिशंस, करेक्ट। आपका स्पेसिफिक परमिशंस आपको कहाँ लेनी पड़ेगी, कोई भी दूसरे बिजनेस में अगर आपको कोई भी, ठीक है, कोई भी दूसरा बिजनेस अगर आपको करना है अपार्ट फ्रॉम द लिस्ट गिवन हियर, कोई भी अगर आपको बिजनेस है, कोई भी बिजनेस या ऑक्यूपेशन आपको करना है, आपको लगता है कि यार मैं, ठीक है, कुछ भी करना चाहता हूं, आई वांट टू डू एनीथिंग,
मैं 1 साल के लिए जॉब करना चाहता हूं अगर आपको, लेकिन आप सीओपी छोड़ना नहीं चाहते, तो आप इंस्टीट्यूट को पूछिए, उनकी एग्जीक्यूटिव कमिटी होती है एक, उनको आप पूछिए, अगर परमिशन मिली तो ठीक है, आप कर पाएंगे उसको, नहीं तो फिर करना अलाउड नहीं है। फिर भी कर लिया तो उसको अनएथिकल, उसको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। एन स्टैंड फॉर, ठीक है, नॉन बिजनेस कंसर्न में, नॉन बिजनेस कंसर्न में जॉब करना। अगर आप चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करना चाहते हैं, वो भी स्पेसिफिक परमिशन लगेगी आपको। देखो कंपेयर, सीए फर्म के अंडर जॉब करना है तो जनरल परमिशन है, मतलब नो प्रायर अप्रूवल, नो प्रायर अप्रूवल है। और अगर आपको चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है तो प्रायर अप्रूवल है। उसके नीचे अगर आपको, ठीक है, अजीब सा निमोनिक है, 1 फीमेल करके, ठीक, व्हाटएवर बन गया। ई स्टैंड फॉर, अगर आपको जॉब करना है बिजनेस कंसर्न में, बिजनेस कंसर्न में जॉब करना है तो वो उसमें प्रायर अप्रूवल, लेकिन एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है। क्या एडिशनल रिक्वायरमेंट है? कि आपका या आपके रिश्तेदारों का वहां पे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। आप जॉब कर रहे हो और उनका पैसा लगा हुआ है, वो गलत काम कर रहे हैं, आप छुपा रहे हैं, आप गलत काम कर रहे हैं, वो छुपा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो जॉब की 3 बातें, मतलब सीए फर्म के अंडर जॉब करना है, नो प्रायर अप्रूवल रिक्वायर्ड, चैरिटी में जॉब करना है, प्रायर अप्रूवल रिक्वायर्ड, बिजनेस में जॉब करना है, प्रायर अप्रूवल रिक्वायर्ड, प्लस नो सिग्निफिकेंट, नो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, मतलब 20% ऑफ मोर आपका या आपके रिश्तेदारों का होना नहीं चाहिए, ठीक है। ई और एक है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पार्ट टाइम फुल टाइम ट्यूटरशिप करनी है आपको, तो आपको पहले प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है। यू हैव टू टेक प्रायर अप्रूवल। बात समझ रहे हैं आप? प्रायर अप्रूवल मतलब अगर आपको कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको पढ़ाना है कहीं पे, तो पहले आपको सीए इंस्टीट्यूट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप पढ़ा सकते हो, पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो। फर्स्ट टेक परमिशन देन टीच। अगर आपको प्राइवेट पढ़ाना है तो नो प्रॉब्लम, प्राइवेट ट्यूटरशिप नो प्रॉब्लम, इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ाना है नो प्रॉब्लम, नो अप्रूवल, कहीं और पढ़ाना है फर्स्ट टेक अप्रूवल। करेक्ट? आपके मन में सवाल आ रहा होगा, अज्यूम कर लो आपको जो आंसर अच्छा लगे, ठीक है। फिर उसके बाद में एफ स्टैंड फॉर फैमिली बिजनेस, ठीक है। फैमिली बिजनेस, फैमिली बिजनेस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, फैमिली बिजनेस अगर आपके ऊपर डिवॉल्व हो जाता है, सपोज ऐसा है कि आप सीए हो लेकिन बड़े बुजुर्ग थे, चल बसे, और बिजनेस आपके ऊपर डिवॉल्व हो गया, बंटवारा हो गया, उसमें एक बिजनेस आपके ऊपर आ गया, तो क्या वो बिजनेस आपके ऊपर, आपके नाम पर चल सकता है? यस, प्रोवाइडेड आप प्रायर अप्रूवल लो और आप इंस्टीट्यूट को ये विश्वास दिलाओ कि आप एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो। वो बिजनेस आपके नाम पर चल सकता है, आप विश्वास दिलाओ एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो, कोई और कर रहा है ये बिजनेस, ठीक है। ई स्टैंड फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इंटरेस्ट, आप प्रिंसिपल बनना चाहते हो, गवर्निंग बॉडी के मेंबर बनना चाहते हो, परमिशन लेनी पड़ेगी। अच्छा, ऑनररी रहना है तो नो परमिशन, पैसा कमाएंगे तो प्रायर अप्रूवल रिक्वायर्ड। समझ रहे क्या? इसके पहले आया था ना ऑनररी, वहां पे परमिशन की जरूरत नहीं है, यहां पे आपको परमिशन लेंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर बनना है आपको, मैनेजिंग डायरेक्टर तो बन सकते हैं आप, एमडी भी बन सकते हैं, प्रायर अप्रूवल, प्रायर अप्रूवल आपको लगेगा, ठीक है, अप्रूवल लो, बनो। देन ए स्टैंड फॉर एग्रीकल्चर, आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर सकते हो, मतलब आप ओनर नहीं हो, आप हायर्ड लेबर, विथ और विदाउट हायर्ड लेबर, आप किसी और की खेती लेकर उस पर एग्रीकल्चर कर सकते हो, विथ और विदाउट, विथ और विदाउट बराबर, विथ और विदाउट एनी लेबर, हायर्ड लेबर, ये भी अलाउड, लेकिन परमिशन लगेगी। फिर से कंपेयर करो, ठीक है, कंपेयर, वहां पे खुद की जमीन है, नो प्रायर अप्रूवल रिक्वायर्ड, दूसरे की जमीन है, प्रायर अप्रूवल रिक्वायर्ड। लेक्चरशिप करनी है आपको, अगर पार्ट टाइम फुल टाइम अगर आपको लेक्चरशिप करनी है, करेक्ट, तो अगेन आपको लेक्चरशिप करनी है तो आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। अदर देन, हाँ, इंस्टीट्यूट रेटिंग टू इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट के एग्जामिनेशन के अलावा कहीं पे और लेक्चरशिप करनी है आपको तो वापस अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। एडिटरशिप,
अगर प्रोफेशनल है तो कोई अप्रूवल नहीं लगता, अदर देन प्रोफेशनल आपको परमिशन लेना पड़ेगा। क्विकली, ओ स्टैंड फॉर आपके एनी अदर बिजनेस और ऑक्यूपेशन करना है, परमिशन लो। एन स्टैंड फॉर नॉन बिजनेस एंटिटी में जॉब करना है। ई स्टैंड फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर बिजनेस एंटिटी। ई स्टैंड फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पार्ट टाइम फुल टाइम अगर आपको पढ़ाना है तो। एफ स्टैंड फॉर फैमिली बिजनेस खुद के नाम पे अगर रखना है तो, ठीक है। ई स्टैंड फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इंटरेस्ट रखना है तो। एम स्टैंड फॉर मैनेजिंग डायरेक्टर अगर आपको बनना है तो। ए स्टैंड फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी करनी किसी और के जमीन पे तो। एल स्टैंड फॉर लेक्चरशिप अगर आपको करनी है पार्ट टाइम फुल टाइम तो। और ई स्टैंड फॉर एडिटरशिप करनी है किसी और अदर देन प्रोफेशनल तो, उसमें परमिशन आपको लगेगी। बहुत बार एग्जाम में केसेस पूछते इसमें। अब सबसे खतरनाक चीज, ठीक है, ये सब प्रैक्टिस वालों के लिए, प्रैक्टिस वालों की रिस्ट्रिक्शन। इसलिए तो प्रैक्टिस जैसे ही सीओपी लेते हो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। इतना ही आप कर सकते हो बिना अप्रूवल के, इतना अप्रूवल के साथ इतना। सीए की प्रैक्टिस करना आपका धर्म है। बिना अप्रूवल की इतनी चीजें, विद अप्रूवल की इतनी चीजें, दैट्स इट, इतना ही करना, ऐसा है। बराबर, मैंने बोला, उसका जवाब दिया। आपने पूछा मुझसे परमिशन, मैंने बोला अज्यूम कर लो आप, करेक्ट। आई हैव अ सीओपी, बराबर, आई हैव अ सीओपी। तो मैंने आपको बोला भी कि आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ने अप्रूवल परमिशन लिया कि नहीं लिया, करेक्ट। ऐसा है कि आई एंटर टीचिंग सम 11 years बैक, 11 साल पहले मैं आया पढ़ाने। तो तब मैंने जो मेरे आसपास सीनियर्स थे सबको मैंने पूछा आपने लिए है क्या, जो सभी प्रोफेसर्स थे उन सबको आपने लिया है क्या। मुझे ये पता चला कि नहीं लिया गया, करेक्ट। तो फिर मैंने बोला कि आ बैल मुझे मार, मैं नहीं करना चाहता, मतलब मैं खुद जाके कुल्हाड़ी पे कूदूं, करेक्ट। क्योंकि ऑडिट पढ़ा था तब तो मेरे को पता ही था कि ऐसा करना पड़ता है। तो fact is that I have also not taken such permission, but fact is also that I don't do practice. I don't do any practice. I don't have any clients. I am a full-time professor. बराबर। तो yes, I am at professional misconduct का केस मेरे अगेंस्ट बन सकता है, but I will be very happy. I will be very happy when this happens. इंस्टीट्यूट के पेपर में, हर ऑथर की बुक में, सब जगह मेरा नाम आएगा। If such things happen, and सही में ऐसा है, but I feel और अभी एक और आने वाला है प्रोफेसर्स के ऊपर, प्रोफेसर के ऊपर आने वाला है। इट इज डिफिकल्ट टू फॉलो ऑल दिस, ये बहुत सारी चीजें आउटडेटेड भी है, इसमें कंट्रोवर्शियल भी है, सब फॉलो करना पॉसिबल नहीं है। प्रोफेसर छोटी मोटी चीजों में हर प्रोफेसर कवर होता है, करेक्ट। और बट ऐसे भी है सीए जो बड़ी बड़ी चीजों में भी कवर होते हैं। तो ये पूरा प्रोफेशनल एथिक्स को प्रैक्टिकली ओवरहाउल करना बहुत ही जरूरी है। एकेडमिकली केस अगर आता है, मैंने परमिशन नहीं ली, मैं पढ़ा रहा हूँ, इट इज अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट फॉर श्योर, ठीक है। देखो मैंने बातों बातों में बोल दिया था, अज्यूम कर लो, आपने सवाल पूछ लिया, उस पर बताना ही पड़ा सब, करेक्ट। सो एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड नाउ। नाउ यहां पे आई सेल करके पार्ट टाइम प्रैक्टिस, पार्ट टाइम प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट है। ये क्या कॉन्सेप्ट है पार्ट टाइम प्रैक्टिस का, ठीक है। जितने भी लोग यहां पे लिस्ट है वो सब पार्ट टाइम प्रैक्टिस में आ जाएंगे। पार्ट टाइम प्रैक्टिस मतलब आप आर्टिकल ट्रेन नहीं कर सकते और आप अटेस्ट फंक्शन नहीं कर सकते। यू कैन नॉट साइन रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट, आप कोई भी रिपोर्ट और सर्टिफिकेट साइन नहीं कर सकते। कौन आते हैं इसके अंदर? इंश्योरेंस ब्रोकरेज वाले, पढ़ के आए थे हम, जनरल परमिशन में था, पेन में आए इंश्योरेंस ब्रोकरेज, बराबर। इंश्योरेंस ब्रोकरेज अगर आप हो तो आपको पार्ट टाइम प्रैक्टिस कहलाया जाएगा, ठीक है। एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक परमिशन। अगर आपने किसी भी चीज की स्पेसिफिक परमिशन ली, स्पेसिफिक परमिशन इज अ ब्लंडर। अगर आपने किसी भी चीज की स्पेसिफिक परमिशन ली, इतना पढ़ गए ना हम लोग वन फीमेल करके, किसी भी चीज की अगर आपने परमिशन ली तो आपको पार्ट टाइम प्रैक्टिस लग जाएगा। दिखावा है ये सब, मतलब आपने परमिशन ली, पार्ट टाइम प्रैक्टिस। सर पार्ट टाइम प्रैक्टिस का फायदा क्या है? यू कैन कंटिन्यू पार्टनरशिप। आप पार्टनरशिप कंटिन्यू कर रहे हो, सीओपी कंटिन्यू कर रहे हो, यू कैन गिव कंसल्टेंसी, यू कैनॉट जस्ट साइन नहीं कर सकते आप, करेक्ट। पार्ट टाइम प्रैक्टिस में आप आ जाओगे। ई स्टैंड फॉर जॉब, दूसरे सीए फर्म के अंडर अगर आप जॉब करते हो तो पार्ट टाइम प्रैक्टिस। इसलिए लोग जॉब नहीं बताते, रिटेनरशिप बताते, कंसल्टेंट बताते।
ताकि वो पार्ट टाइम सीओपी में ना आए। एल स्टैंड फॉर लेक्चरर। लेक्चरर, ठीक है, आप लेक्चरर बन सकते हैं, यू कैन बिकम लेक्चरर। लेक्चरर और अगर आपने कोई भी काम लिया, अगर आपने प्राइवेट ट्यूटरशिप का काम लिया, सीए इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ाने का काम लिया, या फिर आपने कहीं और पढ़ाने का काम किया, लेक्चरशिप का काम किया, जितने भी थे ना पढ़ाने वाले, सब में अगर हफ्ते में 25 आवर्स से ज्यादा, अगर 25 घंटे से ज्यादा आप रेगुलरली पढ़ाते हो तो आपको पार्ट टाइम सीओपी में डाल देंगे। ठीक है, इन शॉर्ट अगर मैं भी परमिशन लेता हूं इंस्टीट्यूट से तो मैं पार्ट टाइम सीओपी में नहीं आऊंगा। I will not come in part-time COP. I will not come in part-time COP. If I teach more than 25 hours in a week, then I will be into part-time COP. फिर मैं part-time COP में आऊंगा। ठीक है, वो क्या नहीं कर सकते आखिरी लाइन में लिखा हुआ है, they cannot। तो स्पेसिफिक परमिशन बहुत दिखावा वाली चीज है साहब। स्पेसिफिक परमिशन दिखता है लेकिन आपके हाथ से चीजें छूट भी जाती है। इस पॉइंट क्लियर? रीसेंट क्लैरिफिकेशन है, किसी भी तरह के एजेंट्स, किसी भी तरह के अगर आप एजेंट बनते हो, करेक्ट, किसी भी तरह के अगर आप एजेंट्स बनोगे, एजेंट्स बनना अलाउड नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स, ठीक है, जनरल परमिशन में कैनॉट बिकम डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट आप नहीं बनते, अलाउड नहीं है। जनरल परमिशन में कहीं पर भी अलाउड नहीं है, स्पेसिफिक परमिशन में भी कहीं पर भी अलाउड नहीं है। ठीक है, फिर टिन एफसी। अच्छा, ये जनरल परमिशन, स्पेसिफिक परमिशन रेगुलेशन 190A में है। ये दोनों भी कहां पे साहब? 190A में। ये दोनों भी चीजें 190A रेगुलेशन में है। ठीक है, नाउ तो कोई भी सेलिंग एजेंट नहीं बन सकते आप। फिर उसमें थर्ड नंबर पॉइंट है कि आप म्यूचुअल फंड्स में आप एडवाइजर बन सकते हो। फंड बेचते जाओ, कमीशन कमाते जाओ। क्या ऐसा हो सकता है? नो, नॉट अलाउड। आपको बोलने के लिए एडवाइजर हो, बट इट इज लाइक एजेंसी ओनली। आप एडवाइजर देते जा रहे हो, कमाते जा रहे हो, अगेन नॉट अलाउड। ये भी एक तरह का सेलिंग एजेंसी है। ठीक है, यूटीआई, जीआईसी, एनएसडीएल की एजेंसी भी आप नहीं ले सकते। कस्टम्स लॉ में आप ब्रोकर भी नहीं बन सकते, कस्टम ब्रोकर भी नहीं बन सकते। ये भी एक तरह का एजेंसी है, ब्रोकर का काम करने वाला काम है। एक चीज अलाउड है सिर्फ सेकंड नंबर में, टिन एफसी। ठीक है, टिन एफसी, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए आप फैसिलिटेटर बन सकते हो, इसको अलाउ किया गया। ठीक है, क्रेडिट, अच्छा ऊपर क्रेडिट कार्ड वेरीफायर बन सकते हो। क्रेडिट कार्ड बेचने का काम करवा सकते हो? नो। वेरीफायर, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर सकते हो? यस। तो किसी भी तरह की सेलिंग एजेंसी, कोई भी सेलिंग एजेंट आप नहीं बन सकते। आप म्यूचुअल फंड बेचने का काम नहीं कर सकते। आप यूटीआई में, एनएसडीएल में आप बेचने का काम नहीं कर सकते। कस्टम्स के अंदर आप ब्रोकर नहीं बन सकते। टिन एफसी, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर फैसिलिटेटर और क्रेडिट कार्ड वेरीफायर बन सकते आप। ठीक है, कोई बेचने का काम नहीं कर सकते आप। फिर सेटलर ऑफ द ट्रस्ट, मतलब जैसे एग्जीक्यूटर होता है, जैसे लिक्विडेटर होता है कंपनी को बंद करने के लिए, वैसे सेटलर होता है ट्रस्ट को बंद करने के लिए। ठीक है, सेटलर ट्रस्ट के एसेट्स को बेच के अपने बेनिफिशियरीज के तक वो काम कर सकते हैं। डायरेक्टरशिप, अभी हम पढ़ के आए डायरेक्टरशिप के बारे में। अगर आपको पार्ट टाइम डायरेक्टर बनना है, इट इज अलाउड, प्रोवाइडेड आप या आपका पार्टनर ऑडिटर ना हो। अगर आपको मैनेजिंग डायरेक्टर बनना है, स्पेसिफिक परमिशन विल बी रिक्वायर्ड। तो डायरेक्टर सिंप्लिसिटर आप बन सकते हो, यू कैन बिकम सिंप्लिसिटर। डायरेक्टर सिंप्लिसिटर मतलब ही, डायरेक्टर सिंप्लिसिटर मतलब सिंपल डायरेक्टर आप बन सकते हो। अच्छा, कंपनीज एक्ट में रिक्वायरमेंट है कि एक डायरेक्टर रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, जो देश में रहे 182 डेज से ज्यादा। कैन यू बिकम दैट डायरेक्टर? यस, बट यू शुड बी पार्ट टाइम डायरेक्टर। इफ यू आर अ रेसिडेंट डायरेक्टर, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहां पे एक क्लैरिफिकेशन, आप होल्डिंग कंपनी में, ठीक है, होल्डिंग, अगर आप होल्डिंग कंपनी में डायरेक्टर हो, अगर आप कहां डायरेक्टर हो? होल्डिंग कंपनी में डायरेक्टर हो, देन यू कैन नॉट बिकम ऑडिटर इन सब्सिडरी कंपनी। मतलब ऐसा कि होल्डिंग में डायरेक्टर और यहां पे ऑडिटर, ऐसा हो नहीं सकता। देखो,
एक्चुअली इसमें क्या बोला था, उसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बनना जहां तुम ऑडिटर हो, तुम्हारा पार्टनर ऑडिटर। इंस्टीट्यूट ने उसको बड़ा किया, ठीक है। अगर आप सब्सिडरी में भी ऑडिटर हो तो यहां पे डायरेक्टर बनना नहीं है, ऐसा भी अलाउड नहीं है। समझे आपको इस पॉइंट क्लियर? तो रिसेंट क्लैरिफिकेशंस अगर हम लोग देखें तो सबसे बड़ा काम डायरेक्टरशिप का, डायरेक्टर बनो बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेसिडेंट डायरेक्टर बनो, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जिस कंपनी में ऑडिटर हो वहां डायरेक्टर नहीं बनना, जहां तुम्हारा पार्टनर ऑडिटर है वहां डायरेक्टर नहीं बनना, और सब्सिडरी अगर ऑडिटर है, सब्सिडरी में ऑडिटर हो तो वहां पर भी डायरेक्टर बनना नहीं है, ठीक है। एक चीज क्लॉज में लिखी थी, फिर बाद में यहाँ पे डायरेक्टर से छोटी बात, सेटलर आप बन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिक्विडेटर जैसा काम है, और सेलिंग एजेंट बिल्कुल नहीं बनना। टीन एफसी और क्रेडिट कार्ड वेरीफायर अलाउड है। सबसे बड़ा डायरेक्टरशिप का काम, फिर ट्रस्ट का काम, उसके बाद में